आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, मस्जिदों में जाने के लिए। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो। वेलकम टू जिनाज पाकिस्तान। इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की रोशन अक़लियतों से जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गुलदस्ते में मुख्तलिफ रंग के फूल हों तो वो गुलदस्ता खूबसूरत दिखाई देता है, इसी तरह जब मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी मिलजुल कर अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं तो वो मुल्क के वक़ार को मज़ीद बढ़ाते हैं। माइनॉरिटीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते, सो दैट इज़ आई टोटली नेगेट दैट। आप मेहनत करें तो देयर इज़ नथिंग हु कैन स्टॉप यू। इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की रोशन अक़लियतों से जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गुलदस्ते में मुख्तलिफ रंग के फूल हों तो वो गुलदस्ता खूबसूरत दिखाई देता है, इसी तरह जब मुल्क के मुख्तलिफ शहरी मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी मिलजुल कर अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं तो वो मुल्क के वक़ार को मज़ीद बढ़ाते हैं, मुल्क की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होता है। हमें फ़ख्र है कि वतन अज़ीज़ में ऐसे बेशुमार होनहार और मेहनती शहरी मौजूद हैं जो अपने अपने हिस्सा डाल रहे हैं और इस मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाने के लिए कोशा हैं। हमारे प्रोग्राम के पहले गेस्ट हैं ज़ईम साबिर साहब जो लेस्को में बतौर एसटीओ अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। ज़ईम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। ज़ईम, हमें अपने तालीमी सफ़र के बारे में कुछ बताइएगा। आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और फिर आला तालीम कहाँ से हासिल की, किन मज़ामीन का आपने इंतखाब किया और किन अदारों में आपने तालीम हासिल की? Yes, I did my metric from Government High School फैसलाबाद। आफ्टरवर्ड्स मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया फैसलाबाद से ही फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज, और उसके बाद ऑनवर्ड आई टुक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। आई सिलेक्टेड द सब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसमें मैंने चूज़ किया पावर सब्जेक्ट को, सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर। ज़ईम, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये इंतखाब क्यों किया? इतनी फील्ड थी, क्या ये आपकी ज़ाती दिलचस्पी के ऊपर था या फिर जो अमूमन हम देखते हैं घरों में एक फैमिली प्रेशर होता है और एक करियर काउंसलिंग वो पेरेंट्स की तरफ से या एल्डर्स की तरफ से ही चल रही होती है, अमूमन बच्चे का जो अपना ज़ाती रुझान है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो क्या ये आपकी खुद की मर्जी थी या आपको बाय फोर्स या मिल गया ये सब्जेक्ट? Okay, so it's basically two-folded. So partially it was because they always say, the spark always starts with a small flicker. Exactly. So that flicker inside of me was कि मुझे घरों को रोशन करना है और ज़िंदगियों की भी, तो definitely I chose that subject partially. But again, my father did force me to some extent. He said, that you need to get, and I want to see you as a person who is working in any distribution company who is serving in power agency. So yeah, that was partially two-folded. In one way, मेरा खुद का भी इंटरेस्ट था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को चूज़ करने का, इंजीनियर बनने का। जी जी। और particularly electrical was mainly focused by my father, my parents. ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने वालिद साहब का भी ख्वाब पूरा किया और इसमें आपकी अपनी भी एक ज़ाती जो दिलचस्पी है वो उसमें शामिल थी आपकी। अच्छा ज़ईम, ये बताइएगा कि अमूमन हम देखते हैं कि करियर काउंसलिंग जो सी है वो उस तरह से नहीं हो पाती है। बहुत से पढ़े लिखे नौजवान हैं जो तालीम याफ्ता तो हैं लेकिन उनकी एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, उनके पास एक प्रॉपर ट्रैक नहीं है। आप क्या समझते हैं कौन इसका जिम्मेदार है? क्या तालीमी अदारों में करियर काउंसलिंग पे फोकस उस तरह से नहीं होता या क्या वजह है कि एक अमूमन अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवान होते हैं लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज से ना वाकिफ होते हैं? खासकर अगर हम रिलीजियस कम्युनिटीज़ की बात करें, अमूमन हमें नजर आएगा फलां ने मास्टर्स किया हुआ है, फलां ने इवन एमफिल किया हुआ है, लेकिन दे आर मोस्टली अनएम्प्लॉयड और एक उनके पास ट्रैक नहीं होता, काउंसलिंग का एक फुकदान नजर आता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? Yeah, obviously you are very much right in that context. लेकिन इन माई केस आई शुड से कि ऐसा था कि स्टार्ट ही से मतलब एट मैट्रिक व्हेन यू आर एट एन एज ऑफ 16 years old, मतलब 16 साल का बच्चा है और ही इज़ नॉट क्लियर इनटू हिज पर्पस, तो बाबा सेड कि नहीं, ही हैज़ टू गो इनटू दिस फील्ड एंड पर्टिकुलरली माय ओन ब्रदर फाइट सफर,
ही स्पॉटेड मी इनटू दैट विजन। ही सेड कि सही इसके बाद आपने एफएससी में ये सब्जेक्ट चूज करने हैं, फिर ऑनवर्ड आपने इस तरह से जाना है। तो आई थिंक सो कि दैट कंसल्टेंसी एंड दैट एडवाइजरी एग्जिस्ट इनटू योर होम्स एज वेल एंड शुड एग्जिस्ट इनटू योर होम्स एज वेल, क्योंकि आप घर से सीखते हैं कि आपने आगे कहाँ जाना है। या अदरवाइज कंसल्टेंसी लैक रहता है ऑब्वियसली, और पर्टिकुलरली यू मेंशन्ड कि हमारी कम्युनिटीज़ में, तो या आई शुड से कि हमारे जो पेरेंट्स हैं दे प्ले अ वेरी क्रूशल रोल, और उनका वो रोल है कि ओके सो पर्टिकुलरली रिपीट हमारी फैमिलीज़ में एक बच्चा जो कि 16 साल का है, ही डजंट नो कि उसने कहाँ से स्टार्ट लेना है और आगे क्या करना है, तो उस चीज़ में द मेन जो क्रूशल रोल है वो पेरेंट्स प्ले करते हैं, एंड वो बताते हैं कि भाई आगे कहाँ जाना है। तो वो सम बट लैक रहता है, सो वी शुड बी फोकसिंग ऑन दैट, और पेरेंट्स शुड बी फोकसिंग ऑन दैट कि वो बच्चों को बताएं कि भाई आगे कहाँ से क्लियर करना है, बिकॉज ही डजंट नो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल है। जी, ये ज़हीन साहब का कहना है कि इसमें पेरेंट्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए, और इन केस के अगर पेरेंट्स एजुकेटेड इस तरह नहीं है, इस तरह से या इतने अवेयर नहीं है रिसेंट जो लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है उनके हवाले से, तो इसमें उस्तादज़ा को भी अपना किरदार मेरे ख्याल से अदा करना चाहिए। और साथ साथ जो आपके रिलेटिव्स में अगर एजुकेटेड लोग हैं या आप अपने मेंटोर्स बनाते हैं, आप उनकी भी सरपरस्ती में इस चीज़ को जो है उसका हल तलाश किया जा सकता है। अच्छा ज़हीन, आपसे अगला सवाल हम ये करेंगे, हम आपकी ज़िंदगी के मुतालिक मजीद जानना चाहेंगे। आपने बताया कि आपके वालिद साहब ने आपको गाइड किया और वो आपको एज एन इंजीनियर देखना चाहते थे, खुदा ने उनका ये ख्वाब पूरा भी किया और आज आप इंजीनियर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, यकीनन आप हमारे फ़ख्र हैं। तो ज़हीन ये बताइएगा, माँ और बाप दोनों का अपना अपना हिस्सा होता है अपनी औलाद को परवान चढ़ाने में। वो जिस तरह एक नन्हे पौधे को तनावर दरख्त बनाते हैं, तो उसमें उन दोनों की अपनी अपनी इनपुट होती है। आपने आपकी वालिदा मोहतरमा का क्या किरदार रहा आपके सारे सफ़र में, और आपके वालिद साहब का जो आप बता चुके हैं कि वो उनकी ये विजन तो उन्हीं का ही था, तो इस पर थोड़ी सी आप रोशनी करें, हमारे व्यूअर्स को बताएं ज़रा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वालिद साहब का ये था कि उन्होंने बताया कि भाई जाना कहाँ पे है, तो डायरेक्शन का किस तरह का है, लेकिन वो होता है ना फिजिक्स में वी रेड अबाउट कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जैक्टली। तो वेक्टर इज द वन के डायरेक्शन कहाँ पे है, और स्केलर वो मैग्नीट्यूड है जो आपकी वालदा आपको वहाँ तक डिस्टेंस कवर करवाती हैं। तो शी डिड दैट वेरी ब्यूटीफुली आई शुड से, मतलब उन्होंने आके घर पे तैयार करवाना और फिर थ्रू आउट द करियर सुबह उठ के मेरे लिए खाना बनाना, और फिर साथ में सपोर्ट करना मेंटल इमोशनली कि हाँ नहीं भाई यू हैव टू डू इट। एंड जब मुझे आई डू रिमेंबर कि रात को 1 बजे उठ के पढ़ना, एंड शी वेक्स अप एंड ज़हीन चलो उठ के थोड़ा सा दूध पी लो और ये सारी चीज़ें। सो दैट वाज द सपोर्टिंग पिलर आई शुड से, नॉट जस्ट द फादर हु गेव मी हु सपोर्टेड मी फाइनेंशियली एंड सपोर्टेड इन माई डायरेक्शन, लेकिन वालदा भी जिन्होंने उसको एग्जीक्यूशन करने में बड़ा रोल किरदार अदा किया। सही। अच्छा ज़हीन, अब हम आपसे आपके कुछ करियर से रिलेटेड, आपकी प्रोफेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे रिलेटेड कोई 1-2 सवाल करेंगे। ज़हीन ये बताइएगा कि आप जिस तरह लेस्को में बतौर एसडीओ काम कर रहे हैं, पावर थेफ्ट इस वक्त हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत संजीदा मसला है, अदारे इस पे बड़ा सीरियस ले रहे हैं और इसको ख़त्म करने के लिए बहुत मेहनत भी की जा रही है और बहुत अच्छे नताइज भी आए हैं। तो इसमें आप क्योंकि एज एन एसडीओ ये आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है और आपने इसको कंट्रोल करना होता है और यकीनन आप कर भी रहे हैं, तो आपको इस दौरान क्या मुश्किलात का सामना पेश आया और अमूमी रवैया आपको क्या नज़र आता है कि किस पैमाने पर इसकी ये जारी है, ये जो एक चोरी ही से कहा जाएगा, ये जो बिजली चोरी है ये किस पैमाने पर की जाती है और इसको रोकने में क्या क्या चैलेंजेस आपको दरपेश होते हैं? जी बिल्कुल। करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस इन लाहौर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी लेस्को, एंड विच इज़ द बिगेस्ट आई शुड से फैसिलिटेटर इन पावर इकोनॉमी। तो एज एन एसडीओ और एज एन असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन इट्स माई प्राइमरी ड्यूटी कि मैंने मैनेजमेंट करनी है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, रिकवरी करनी है और लॉसेस एंड एटीसी लॉसेस को मैनेज करना है। तो बेसिकली इन माय डोमेन आई एम कंट्रोलिंग द मेंटेनेंस एंड रिकवरी ऑफ ओवर 40,000 प्लस consumers which comes under my jurisdiction. I have a staff of over 80 people around my jurisdiction as well. So what are they doing is कि जिस एरिया में हम रहते हैं तो there is a very high theft
theft, and that theft is damaging the whole company, and we are moving towards a privatization because of that, to some extent I should say. लेकिन उसमें ये है कि so power theft दो तरह से होता है बेसिकली, एक होता है डायरेक्ट थेफ्ट, एक होता है इनडायरेक्ट थेफ्ट। तो जो डायरेक्ट थेफ्ट है वो ये है कि आपके सामने से एलटी लाइन गुजर रही है, आप उसके ऊपर तार डालते हैं, वायर डालते हैं और घर में बिजली लेके जा रहे हैं। तो रूरल एरियाज में ये चीज़ बड़ी प्रीडोमिनेंट है कि वहाँ पे ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे चोरी करते हैं, और लेस्को को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फाइनेंशियली जो है वो लॉस हो रहा था। और इसी तरह जो इनडायरेक्ट हुकिंग है उसमें यह है कि मीटर टैंपर, बॉडी टैंपरिंग करना, रीपेस्टिंग करना, यानी मीटर्स के साथ, उस आले के साथ जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कितनी बिजली यूटिलाइज हो रही है, उसको जो है ना उसके साथ वो हेरा फेरी करते हैं। तो ये दो जो उनके वेज थे, इसको जब हमने फोकस किया तो रिसेंटली हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज सपोर्टिंग वेरी मच इनटू दिस, स्पेशली रिसेंटली वी हैव बीन देयर आर रेंजर्स व्हिच हैव बीन डिप्यूटेड विद अस, और हम रेंजर्स के साथ और डिफरेंट हमारी पुलिस के साथ, एलीट फोर्स के साथ, ये सारी टीम्स मिलके इस चीज़ को फेस करने में, इस चीज़ को रिड्यूस करने में, एटीसी लॉसेस को कम से कम करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रिसेंटली आई हैव बीन इनटू ऑपरेशंस इन माय ओन एरिया, और हमने अराउंड 90 मिलियन जो है वो रिकवर किया है वहाँ से, और ओवर 500 प्लस थीव्स हैव बीन, मतलब जो बिजली चोर थे हमने उनको अरेस्ट करवाया और फिर उनसे रिकवरी भी करवाई है लाखों में और अरबों में। तो ऑब्वियसली वी आर मेकिंग अ वेरी इनिशिएटिव इनटू दिस के पाकिस्तान को जितना ज़्यादा हो सके हम एनर्जी लैंडस्केप में अपना रोल अदा कर सकें, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑब्वियसली थैंक्स टू दैट जो डिफरेंट वेज के साथ थ्रू डिफरेंट स्पोर्ट्स हमें जो है इस चीज़ को रिड्यूस करने में मदद दे रही है। चलें, आपने बड़ा तफसील से जवाब दिया और मेरे ख्याल से ये हम सबके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव था कि आपने एक बड़ी अमाउंट आपके इदारे ने रिकवर करवाई है और बड़ी अच्छी पेशरफ्त हो रही है, और इनके घेरा तंग किया जा रहा है ये जो मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचा रहे थे, और जिस तरह आपने बताया कि उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई हुई है और उनको गिरफ्तारियाँ हुई हैं और रिकवरी भी हुई है, ये नो डाउट एक बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा ज़हीम, एक और सवाल है, ये थोड़ा ज़ाती नौइयत का सवाल है, इतना भी ज़ाती नहीं है वैसे, लेकिन अमूमन ये एक तासुर पाया जाता है कि जो नौजवान नस्ल है इसमें मजहबी रुझान और थोड़ा वो कम, उसका कमी कहीं ना कहीं एक तासुर पाया जाता है कि होती है। तो आप इस हवाले से क्या, क्योंकि आप एज अ रोल मॉडल यहाँ बैठे हैं और आपको आवाम देख रही है और आपसे मुतासिर हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि आप मजहबी तौर पर आप अपने क्या आपकी रूटीन होती है, और क्योंकि नौजवान उसमें थोड़ा कमज़ोर होते हैं, तो आपका इस बारे में क्या आपकी राय है, क्या आप कहते हैं? They say now when people throw stones into your place, yes, or at yourself, so make them stepping stones, not the stumbling blocks. So yeah, this has been a difficult journey, I should say. मुश्किल रहा है, लेकिन two things I think I have achieved in this whole story, which was कि पहले ये I negated कि minorities को opportunities नहीं मिलते, so that is I totally negate that. आप मेहनत करें, आप you put yourself into that and आप hard work करें, तो there is nothing who can stop you. So yeah, there are opportunities available, seek for them, give your best, and there is no one who can hinder you in that anyway. Definitely again putting into a nutshell is that there are opportunities available and you need to put yourself into a hard position and consider these challenges as a stepping stone, not as a stumbling block, and you will definitely achieve them, I guess so. सही। Yeah. अच्छा ज़हीम, आपने एक बहुत यंग एज में बड़ी कामयाबियां समेटी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और तो एक जर्नल क्वेश्चन है कि इस यंग उम्र में, इस नौजवानी की उम्र में कामयाबियां समेटने के बाद कैसा महसूस होता है? It feels great, obviously. Yes. Yeah. Whenever you meet someone, it feels really great. Definitely. I did my bachelor's at an age of 22 from UT Lahore, और फिर right after that बस कुछ टाइम पीरियड था जिसमें मैंने वो प्रेपरेशन वगैरह की, वो जो टेस्ट की होती है। सो इट वाज माय फर्स्ट टेस्ट लेस्को में, तो आई गॉट सिलेक्टेड एट माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो डेफिनेटली एट एन एज ऑफ 23 आई अपॉइंटेड एज अ 17 स्केल गेस्टेड ऑफिसर। जबरदस्त, देखिए ना, पहली अटेम्प्ट में आपने मैदान मार लिया, वाकई ये बड़ी अचीवमेंट है और एक बड़ी ब्लेसिंग भी है। अच्छा ज़हीम, बहुत बातें होगी आपके करियर से रिलेटेड और सीरियस टॉपिक्स के ऊपर। आप नौजवान हैं और हर इंसान के कुछ मशगले होते हैं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, फुर्सत के लम्हात में आप क्या करते हैं?
like any other normal person, Yes. I have very common common hobbies and common entertainment, sports, which is Netflix, obviously. Sometimes chess भी खेल लेते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं, और फिर Netflix and movies. That's it. हाँ, रीडिंग का कुछ शौक है, किताबें पढ़ने का शौक है. Mainly religious content थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. तो अदरवाइज नॉर्मल चेस हो ये मूवीज वगैरह और नॉर्मल सीजन सीरीज जो कुछ मिल जाए. सही नहीं, बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं आपकी. अच्छा, ऑडियंस ये जानना चाहती है, व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं, यूथ स्पेसिफिकली जानना चाहती है, कोई उन्हें 2 ऐसी बुक्स रिकमेंड करें जो आपको लगता है कि लाइफ चेंजिंग रही हैं आपकी लाइफ में. Okay, so one of the 2 books I recommend. The first one is 7 Habits of Highly Effective People, and it's really effective. You should read it. You should read it loud to yourself on daily basis. Absorb it, and you will definitely get a lot out of it. And second one is Rich Dad and Poor Dad. It's very productive in Pakistan, so go and read that. थैंक यू सो मच ज़हीम फॉर बीइंग हियर. आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला. और हमारी दुआ है कि इसी तरह आप मजीद तरक्कियां करें और मुल्क की बेहतरी में, मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालते रहें. थैंक यू सो मच. Thank you so much. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही. अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ. तब तक हमें इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.